जय माता दी। मेरे साथ सत्य संग में अर्थ न्यूज़ में मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग जुड़ते हैं, समझते हैं और जो भी हम लोग एनालिसिस करते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं और देश और दुनिया को हम ऐसी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो ए पॉलिटिकल होते हैं। मैंने इसलिए पॉलिटिकल बोला बिकॉज़ हम जर्नलिज्म में ये नहीं समझते हैं कि हमारा कोई व्यू होना चाहिए, हमारा न्यूट्रल व्यू होना चाहिए, वही है। लेकिन सच को आप झूठ नहीं बोल सकते। तो जैसे आप सब देख रहे हैं कि आज जो आप सत्य संग देखेंगे उसमें टाइटल है पाकिस्तान ए डाइंग कंट्री एंड सनातन भारत। ये आप समझेंगे कि मैं शिवांग सत्य गुप्ता क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो फ़िलॉसफी है, पाकिस्तान का जो तरीका है, एक कंट्री वो बनी, लेकिन वो कंट्री जो है वो उस तरीके से खुद को संभाल ही नहीं पाई जिस तरीके से उसको संभालना चाहिए था। तो आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं। कारण क्या हुआ कि जिस कंट्री के पास अपनी आइडियोलॉजी कोई नहीं थी, जिस कंट्री के पास अपनी कोई जेन्युइन लैंग्वेज नहीं थी, जिस कंट्री के पास अपना कोई कल्चर नहीं था, वो कंट्री जो है कब तक सस्टेन करती। अगर हम बात करें पाकिस्तान के रीजन्स की, उसमें बलूचिस्तान खुद को अलग कल्चर, अलग एक सिविलाइजेशन मानते हैं। सिंध अपने आप को अलग कल्चर, अलग सिविलाइजेशन मानते हैं। पंजाब आधा पाकिस्तान के पास है और वो अलग सिविलाइजेशन, अलग कल्चर है। खैबर जिसको खैबर एरिया बोलते हैं, पख्तूनख्वा, वो अलग है। और जो इंक्रोच किया हुआ पाकिस्तान ने एरिया भारत का रखा है अपने पास इलीगली ऑक्यूपाई करके, उनका कल्चर टोटली अलग है। लेकिन ये अलग लोग भी खुद को सिमिलैरिटी के साथ रख सकते थे अगर पाकिस्तान के जो थॉट्स हैं, जो उसकी विजन है वो क्लियर होता कि मैंने एक कंट्री के तौर पे आगे बढ़ना है और मैंने प्रॉस्पेरिटी के साथ अपने रिसोर्सेज के साथ आगे बढ़ना है। पहले पाकिस्तान की नीतियों की वजह से उसने अपना एक हिस्सा खोया जिसका हम बोलते हैं ईस्ट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का बड़ा रिसोर्सफुल एक अलग किस्म का एरिया था जहाँ पे पर कैपिटा इनकम पहले ही ज़्यादा थी। तो पहले वो बांग्लादेश बन गया, बचा वेस्ट पाकिस्तान। 1971 के बाद भी पाकिस्तान को ये समझ में आ जाता कि मेरे लिए क्या सही है, लेकिन वो नहीं सुधरा। उसको लगा कि जिन लोगों ने मुझे क्रिएट किया है, अब ये आज मीडिया की जो एक्सपेंशन हुई है, जो टेक्नोलॉजी का एक्सप्लोजन हुआ है, सबको पता है कि क्या हुआ था। जो लोग यहाँ पे कलोनाइज करते थे, जो लोग यहाँ पे आके वेस्ट के यहाँ पे इम्पीरियलिस्टिक पावर्स दबाव पैदा करती थी। 10th क्लास की बुक में इम्पीरियलिज्म के बारे में लिखा हुआ है, किस तरह इम्पीरियलिज्म ने एक्सप्लॉयटेशन की। वो लोग जब इस एरिया को छोड़ के गए, अखंड भारत को छोड़ के गए, तो उन्होंने उसके टुकड़े करने की कोशिश की और कर भी दिए। भारत से टुकड़े होने के बाद जो टुकड़ा है वो भारत थोड़ी बनेगा। अगर वो भारत बनता तो शायद आज पाकिस्तान एक डाई कंट्री नहीं होता। भारत को सदियों से तोड़ा गया, भारत को काटा गया, भारत को निस्तनाबूद करने के लिए बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन जो लोग भारत की तरफ आए वही ख़त्म हो गए। जो कहानी हम सुनते हैं यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहाँ से, कुछ बात यह है कि हस्ती मिट्टी नहीं मारी। कारण क्या है ये? क्योंकि भारत की सिविलाइजेशन है सनातन, और जो लोग सनातन को फॉलो करेंगे, जो सनातन फिलॉसफी को फॉलो करेंगे, वो थोड़ी मिटेंगे। जोग्राफिकल बॉर्डर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सनातन सिविलाइजेशन तो वहीं की वहीं है। तो उसके बारे में आज मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए बैठा हूँ। चर्चा क्या होती है, मैं बोलता हूँ, आप सुनते ही हैं। रिमार्क्स कोई डालेगा तो इंट्रैक्शन हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है एक लाइफ स्पैन में छोटे से, कि जो सनातन भारत है, इसको इंडिया कहना गलत है। इसका नाम भारत है और सनातन भारत है। आर्यव्रत भी है, जम्बू द्वीप भी एक टाइम पे इसको बोला जाता था।
आज हम प्रेजेंट की बात करेंगे। तो प्रेजेंट में आप देखें कि भारत में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बट सब लैंग्वेजेस का सम्मान होता है। भारत में हर रिलीजन को सम्मान दिया जाता है। भारत में हर हर एक संप्रदाय को सम्मान दिया जाता है। और इन सब के बीच में भारत की सिविलाइजेशन में इटर्नल ड्यूटी को माना जाता है असली धर्म। गीता को खोलते ही पता लग जाता है कि भारत की जो सिविलाइजेशन की थॉट है वो है गीता। और जो इजीली अंडरस्टैंडेबल थॉट्स हैं जो आम आदमी को समझ आ सकती हैं वो है रामायण की कहानी और महाभारत की कहानी, जो एक इतिहास है भारत का। उसके बीच में हमें हर चीज़ के लिए क्लैरिटी मिलती है। जियोपॉलिटिकल हैंडलिंग कैसे होती है, कैसे युद्ध को लेकर चलते हैं, कैसे शांति की कोशिश करते हैं, और कैसे जो है लीडर बनने के लिए आपको अपने स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और भारत स्लो चला, लेकिन अब वो चलना शुरू हो चुका है। और उसका बड़ा क्रेडिट जाता है ऐसे संगठनों को जिन्होंने भारत के ग्रोथ के लिए वेस्टर्न फिलॉसफीज़ को अडॉप्ट नहीं किया, जिन्होंने भारत के लिए सनातन को एक ही फिलॉसफी समझा और उसी के ऊपर चले। और उसी के नतीजा ये है कि हम लोग आज कंफ्यूज्ड नेशन नहीं है। उसी का नतीजा है कि हमारे कांस्टेंट हो चुके हैं। कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने में कांस्टेंट का होना ज़रूरी है, बाकी वेरिएबल सॉल्व हो जाते हैं। तो भारत की प्रॉस्पेरिटी की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक कांस्टेंट फिलॉसफी की ज़रूरत थी, जो जितना मर्जी हम कहें सच यही है। वो कांस्टेंट फिलॉसफी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दे सकती थी, लेकिन महात्मा गांधी जी के जाने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में रही वो इस फिलॉसफी को नहीं अडॉप्ट कर पाई। और अल्टीमेटली सिकुड़ते 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 उनका थॉट्स इतना कंफ्यूज हो गया है कि उन्होंने राम सेतु को कह दिया एडम्स ब्रिज। हैविडेविट तक दे दिया कि शायद यहाँ राम थे ही नहीं। लेकिन जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने, जिन लोगों ने, जिन संगठनों ने सनातन संस्कृति को कांस्टेंट माना, वो आज सामने है पूरे विश्व के कि इतनी अपोजिशन के बाद भी वो खड़े हैं। कारण क्या है? कांस्टेंट हो गया है। तो वो कांस्टेंट है भारत का सनातन होना, भारत का सनातन सभ्यता के साथ जुड़े रहना। और भारत को सनातन सभ्यता ही सूट करती है। कारण क्या है? क्योंकि सनातन सनातन है। सनातन को समझना, सनातन में होना खुद में क्लैरिटी देता है। तो जब भारत, अखंड भारत की हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान के एरिया में भी सनातन है, बांग्लादेशियों में भी सनातनी है, लेकिन वो लोग इससे टूटे और सूख के। जैसे कोई जड़ से एक डाली टूट जाती है, या तो वो उसको दोबारा से लगा दिया जाए और उसमें वही गुण आ जाए जो मेन पेड़ में थे, फिर तो वो पेड़ दोबारा से एक नया पेड़ बन जाता है और वो वैसे ही फल देता है जैसे मेन पेड़ देता है। लेकिन एक डाली कटे, टूटे और फिर वो नए पेड़ के साथ जुड़ने की कोशिश करे, नए ढंग से चले, तो उसके जीन उसको सूट थोड़ी करते हैं और वो सूख जाता है। इसलिए हमने कहा कि बांग्लादेश भी एक डाइंग कंट्री है और पाकिस्तान भी एक डाइंग कंट्री है। रीज़न उसका ये है कि जिस बड़े भारत से आप अलग हुए थे इन्वेडर्स की सोचों के ऊपर, रिलीजन की सोचों के ऊपर, उनको आपने अपना सच मान लिया और आज आपके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी है जिसका आप सलूशन निकाल नहीं सकते हो। और आज ही मैं भी क्लियर करूंगा कि भारत कैसे अपने दोनों साइड के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करेगा। चाइना को लोग प्रॉब्लम मानते हैं भारत की, लेकिन चाइना जो है उसकी सिविलाइजेशन बिहेवियर बहुत अलग है भारत से, और उसको हैंडल करना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी ग्रोथ से बहुत खुश नहीं है। उसकी सोचें हैं कि भारत शायद बड़ा ग्रो ना करे। लेकिन सबसे पहले हमें इमीडिएट प्रॉब्लम है वो है पाकिस्तान से और दूसरी तरफ बांग्लादेश से, जिन जगह पे एक किस्म का कैंसरजेनिक डेवलपमेंट हो चुका है। और वो कैंसर पहले तो इन दो मुल्कों को अंदर से ख़त्म कर चुका है, अब वो कोशिश कर रहा है उसको भारत में लाने की। तो भारत सनातन पे चलने वाला देश है, अंडरस्टैंड करता है युद्ध कैसे लड़े जाते हैं। अगर हम महाभारत युद्ध की बात करें तो 5 पांडु भारत की सिविलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं और दुर्योधन के ऊपर शकुनी का असर था जो गंधार से आया था।
और आज का गंधार जो है वो अफगानिस्तान में है। तो आप समझें कि ऑलरेडी बता चुके थे हमारे भारत की संस्कृति में कि महाभारत में कि गांधार की सोचों से भाई भाई से लड़ा, और लड़ने के बाद में पांडव चूंकि सनातन संस्कृति पे चल रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के फिलॉसफी ऑफ कर्मा पे चल रहे थे, धर्म पे चल रहे थे। धर्म रिलीजन नहीं है, धर्म है माँ के प्रति, बहन के प्रति, पिता के प्रति, देश के प्रति जो ड्यूटीज़ होती हैं उनको कैसे किया जाता है पूरा। पांडव उस पर चल रहे थे, और वो 5 पांडव 100 कौरवों पे भारी पड़े, और अल्टीमेटली यहाँ शकुनी को धूल चटाई गई और दुर्योधन भी मारा गया, और पांडवों ने फिर भारत को संभाला और आगे बढ़े। ये है भारत की संस्कृति। और इसी तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर समझते हैं कि हम लोग बेसिकली भारत से ही निकले हैं, हमारी फ़िलॉसफी सनातन होनी चाहिए, फिर वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करते, तो शायद आज पाकिस्तान भी एक ग्रोइंग कंट्री होता, उसको भीख नहीं मांगनी पड़ती पूरे विश्व के आगे जाके। और बांग्लादेश भी कुछ साल पहले तक जो एकदम एक्सपोर्ट कर रहा था, पर कैपिटा इनकम उसकी बढ़ चुकी थी, वो भी आज एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के किनारे पे नहीं खड़ा होता। अब सवाल पैदा होता है कि पूरे ग्लोब की जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली अमेरिकन कंट्रीज़, यूरोपियन उनका क्या विचार है। वो शुरू से इम्पीरियलिस्टिक थी, अपॉर्चुनिस्टिक थी, और उनको भी सिविलाइजेशन डर था। मतलब उनके पास भी अपनी रूट्स में कोई सिविलाइजेशन नहीं है, सिवाय इसके कि वो प्रैक्टिकल हैं, प्रोग्रेसिव हुई, उन्होंने सभी कंट्रीज़ के लोगों को अपनी तरफ आने दिया, और उनकी फ़िलॉसफियों को इकट्ठा करके उन्होंने अमेरिकन फ़िलॉसफी बनाई, डेमोक्रेटिक। बट डेमोक्रेसी तो भारत में सबसे पहले आई थी। महाभारत का पहला एपिसोड अगर आप देखो तो शांतनु को इलेक्ट किया गया था। राजा भरत ने अपना बेटा राजा नहीं बनाया था हस्तिनापुर का, एलिजिबिलिटी को देखा गया था, और वहाँ से महाभारत की पूरी जो इतिहास है वो शुरू होता है। मेरा ये आपसे कहने का मकसद था कि जो भारत है हमारा, इंडिया की थॉट से उसको बाहर आना है, वो ला रहा है। और कौन लोग ला रहे हैं मुझे उसको बोलने में कोई प्रेज नहीं है, हम जर्नलिस्ट हैं, जो है वो है। बीजेपी ने इसका बीड़ा उठाया, और बीजेपी को खड़ा करने का सारा श्रेय जाता है आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो नेशनलिज्म के ऊपर ही बना हुआ जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने उतार चढ़ाव भी देखा, एट्रोसिटीज़ भी देखी। आज टेक्नोलॉजी के आने के बाद वो इस थॉट को और ज़्यादा आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है कि भारत जो है वो सनातन से पहचाना जाएगा, और सनातन से ग्लोबल लीडर बन के पूरी दुनिया के अंदर पीस लाने के लिए एक्शंस करेगा, काम करेगा, मेहनत करेगा, और पूरी दुनिया में पीस आएगा। क्योंकि जो बाकी फ़िलॉसफीज़ हैं जो दुनिया को चला रही हैं, मार दो, काट दो, एक्सप्लॉइट कर दो, इम्पीरियलिज्म ले आओ, अपना रिलीजन ज़बरदस्ती किसी को बोलो तुम मेरे रिलीजन को फॉलो करो, रिलीजन को भी पॉलिटिक्स का हिस्सा मानो, वो चीज़ें सनातन संस्कृति में नहीं है। सनातन संस्कृति में एक फैमिली में अगर 5 मेंबर्स हैं, पांचों अलग अलग फेथ के हो सकते हैं। मम्मा को देवी माँ की पूजा करनी है, देवी माँ की पूजा करो। पापा को ब्रह्म की पूजा करनी है तो ब्रह्म की पूजा करो। बेटे को हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान जी की करो। दूसरे बेटे को कृष्ण जी की करनी है, कृष्ण जी की करो। और सब लोग एक परिवार में इकट्ठे रह के अपनी अपनी जो इटर्नल ड्यूटीज़ हैं उसकी तरफ ध्यान दो। ये एग्जिस्ट करता है, जो कि बाकी किसी सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, स्कोप ही नहीं है। तो इसी वजह से भारत जो है अपनी टॉलरेंस की वजह से और एक्सेप्टेबिलिटी की वजह से सनातन को फॉलो करके एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस तरफ बढ़ना शुरू होगा, सनातन प्रिंसिपल्स की तरफ, तो भारत जो है बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया को लीडरशिप दे के पूरी दुनिया में पीस ला पाएगा। मेरा ये एनालिसिस है, और ये बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स आई हैव रेड इन सनातन टेक्स्ट। तभी मैंने कहा सनातन भारत, इंडिया भी कह सकता हूँ, लेकिन सनातन भारत। इंडिया जब हम कहते हैं ना तो बड़े इन्वेजन्स आ जाते हैं, बड़ी डिस्टॉर्शंस आ जाती हैं, बड़ी गलत डेफिनेशनें सामने आ जाती हैं। हमें इसको कहना है सनातन भारत। और पाकिस्तान को डाइंग मैन इसलिए कहा, वो आपके सामने है। जिस देश ने
अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय अपने ही रूट्स को टेररिज्म भेजा। भारत रूट है ना उसका। पहले पाकिस्तान में टेररिज्म भेजा, फिर कश्मीर में भेजा, और दूसरी तरफ हमारे चाइना है जिसके साथ हमारे सिविलाइजेशनल इंटरेक्शंस होते थे। चाइना से लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे, तक्षशिला में पढ़ने आते थे, यहाँ से पढ़ के जाते थे। आज भी हमें हिस्ट्री की बुक्स में चाइनीज़ राइटर्स के लिखे हुए लेखों का रेफरेंस हम लेते हैं। लेकिन मॉडर्न चाइना एक अलग डायरेक्शन पकड़ चुका है। उसको टाइम लगेगा समझने पे कि भारत उसका फ्रेंड है। लेकिन फ़िलहाल की जो सिचुएशन है, चाइना के साथ हमें अभी इमीडिएटली इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह वो हमें से डील कर रहा है, हम उससे भी उससे डील करेंगे, और हमें आता है भारत को डील करना, और लीडरशिप कर रही है। लेकिन जो पाकिस्तान है ना, ये डेंजर पोजीशन में है, और बांग्लादेश डेंजर पोजीशन में है, क्योंकि डाइंग है। और फिज़िक्स का फिनोमिना है, जो डाइंग स्टार होता है ना, उसके आगे पीछे ग्रेविटी बढ़ जाती है। वो एक ब्लैक होल की शेप भी ले सकता है लेटर स्टेज में, और आगे पीछे की सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करता है। इसी तरह पाकिस्तान को लग रहा है कि मुझे पाकिस्तान का पैसा मिल गया, मुझे जहाज़ मिल जाएंगे, मैं लड़ूंगा। ये थॉट ही उसका गलत है। और भारत को इस टाइम पे सिर्फ ये चाहिए कि सब लोग पार्टीज़ के पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, जिस सनातन सभ्यता के ऊपर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बेस कर रहे हैं, जियो पॉलिटिकल बिहेवियर बेस कर रहे हैं, उसी पे चले। वो ये है कि दुश्मन को कभी दोस्त नहीं समझते। एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव कैटेगरिकली क्लियर देयर स्टैंड दैट दे आर एनिमीज ऑफ इंडिया, एंड वो दुश्मन है भारत के। तो हमें किसी किस्म का लापरवाही, किसी किस्म का ट्रस्ट, किसी डिप्लोमेटिक बात को नहीं ध्यान में देना है। ये जो सीज़ फायर हुआ है हमारा पाकिस्तान के साथ, ये इंडिया की टर्म्स पे हुआ है, और ये इंडिया भारत तब तक रखेगा जब तक भारत की सभ्यता हमें अलाउ नहीं करती है। महाभारत में बड़ी बार इशू हुए, महाभारत होने से पहले बड़े बार छोटे छोटे युद्ध हुए, और हमेशा भारत की सिविलाइजेशन में पांडवों ने मौका दिया। रामायण में भी रावण को बार बार मौका मिल रहा था। और फिर सनातन सभ्यता में बताते हैं कि रावण जो था किसी समय भगवान राम का सेवक था, और किसी कारण से वो छूटा था। इसी तरह जैसे पाकिस्तान इंडिया से निकला, बांग्लादेश इंडिया से निकला, लेकिन छूटने के बाद जब उन्होंने वो करैक्टर ही छोड़ दिया जो भारत का था, तो वो एक ऐसी फोर्स बन गए जो पूरे वर्ल्ड के लिए ठीक नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है, उसके न्यूक्लियर बम को भी हैंडल करना है, उसकी करप्शन को भी हैंडल करना है, उसके एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर को भी हैंडल करना है। उसको दोस्त समझने की गलती करके, जो गलती पुरानी सिविलाइजेशन को फॉलो करने वाली सरकारों ने की, मुझे लगता नहीं है कि आज की जो सरकार है और आज की जो ताकतें हैं वो गलती करेंगी। उन ताकतों के फ़िलासफ़ीज़ क्लियर है। शत्रु कभी मित्र नहीं होते, और मित्र कभी शत्रु नहीं होते। पाकिस्तान पिछले 70 सालों में एक अपने आप को डिफाइंड एनिमी ऑफ भारत बना चुका है, और बांग्लादेश भी लीडरशिप क्राइसिस की वजह से उसी डायरेक्शन में जा रहा है, और भारत इन चीज़ों को समझता है। तो आज का छोटा सा मैंने इंटरेक्शन आपसे किया, मकसद ये था कि आप बीइंग द सिटीजन्स ऑफ कंट्री अवेयर रहें, और भारत में पैदा होने के लिए ईश्वर को थैंक यू बोलें कि उन्होंने एक ऐसी सिविलाइजेशन में हमें आपको पैदा किया जो सिविलाइजेशन इटर्नल है, और जिसके अंदर हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है। फिर हम किसी भी धर्म को फॉलो करें, किसी भी किस्म के लाइफस्टाइल को फॉलो करें, हमारे लिए सनातन सभ्यता में, भारतीय सनातन सभ्यता में उसके लिए स्कोप है और एक्सेप्टेबिलिटी है, इनटॉलरेंस नहीं है। तो ये खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वर्ल्ड लीडर बनने के लिए यही चाहिए। अब जैसे हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, जब पहलगाम के ऊपर पाकिस्तान के भेजे हुए टेररिस्ट्स ने इनोसेंट लोगों के ऊपर अत्याचार किए, और भारत ने उसको एक्ट ऑफ वार कहा, और आगे से भी क्लियर कर दिया कि हम लोग अब इन चीज़ों के लिए आपको कोई डोजियर नहीं भेजेंगे। ये है भारत की सिविलाइजेशन, ये है सनातन सिविलाइजेशन। कि युद्ध जो है ना, जब वो एक आखिरी रिजॉल्व बच जाए तो उसको करना धर्म है, और उसको जीतना हमारा राइट है। तो आप इसके ऊपर विचार करें, सोचें कि भारत ने ये फैसला
कितने सालों के बाद लिया और किन लोगों ने लिया? उन्हीं लोगों ने लिया जो बार बार भारत को सनातन भारत देखना चाहते हैं, और ये गलत नहीं है। हर रिलीजन, हर कास्ट, हर क्रीड की भारत में एक्सेप्टेबिलिटी है, क्योंकि बहुत से रिलीजन भारत से ही निकले हैं और उन सब के रूट्स जो है भारत में ही है। आज पूरी दुनिया में बौद्धिज़्म है और उसके रूट्स भारत में हैं। और दलाई लामा जी ने भी ये कह दिया है कि शायद जो अगले दलाई लामा हों वो भारत से हों। अब वो क्लियर हो जाएगा, इसमें शायद की गुंजाइश भी शायद नहीं रही है, बट जब तक डिक्लेयर नहीं होते हम तब तक उसको कह नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम ये कह सकते हैं बहुत फॉर्मली कि जो सनातन भारत है ना, और जो उसकी सिविलाइजेशन है, वही एलिजिबल है पूरे वर्ल्ड को आज लीड करने के लिए। और उसके लिए उसको जितनी जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए, आम लोगों के बीच में चर्चा हो कि सनातन भारत क्या। सनातन भारत का मतलब रामायण, महाभारत, उनके बीच के लेसन्स, चाणक्य, उसकी थ्योरीज, विदुर जी की थ्योरीज और बाकी सब जो फिलॉसफीज़ भारत के अंदर रिसर्च को प्रमोट की, जिन फिलॉसफीज़ की वजह से भारत पूरी दुनिया को गाइड कर सका, जिन फिलॉसफीज़ की वजह से एक्सप्लोरेशन की तरफ ध्यान दे पाया और स्पिरिचुअली ग्रो किया। सबसे बड़ी अचीवमेंट कि भारत ने इस बॉडी एंड माइंड के बियॉन्ड एक्सपेरिमेंट्स किए और प्रयोगों का नतीजा निकला कि भारत के जो लोग हैं, हम स्पिरिचुअली अवेकन भी हुए और अपलिफ्ट भी हुए। तो जो भारत ने आज स्टैंड लिया है, ये भारत की संस्कृति से निकला हुआ इंस्पायर्ड स्टैंड है कि पाकिस्तान, अगर आप टेररिज्म करोगे तो हमारी संस्कृति में 100 गलतियाँ माफ़ हैं, उसके बाद एक भी गलती माफ़ नहीं की जाती। वो 101वीं गलती आप कर चुके हो और अब आपके साथ वही किया जाएगा जो महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के साथ और उसके साथ जुड़े हुए लोगों के साथ किया था। तो एक ही सल्यूशन है, वो है कि आपकी गलतियों को आप सुधारें और अपने रूट्स पे जाके देखें। आप भी इस सनातन भारत का हिस्सा हैं और अब आप अपनी लोगों की भलाई के लिए प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दें और उसी तरह रहें जिस तरह सनातन संस्कृति में कहा गया। आपने अपने अंदर पाकिस्तान में रहने वाले और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को, बौद्धों को, जैनियों को, सिखों को, क्रिश्चियंस को जो डराने का काम शुरू किया है, ये भारत की सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है। यहीं से प्रूव होता है कि आप भारत की संस्कृति से कट चुके हैं और आप एक नई संस्कृति की तरफ जा रहे हैं जिसके बारे में आसिफ मुनीर बोलता है। और अगर यही आपकी सच्चाई है तो आप डाइंग कंट्री हैं। और भारत इन सब चीज़ों को हैंडल करना जानता है। जय माता दी।